अलास्का, जिसकी आज खुद की $50 बिलियन से ज्यादा की जीडीपी है, जो कि दुनिया में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 4th नंबर पे आता है, जिसके पास में बहुत सारे गोल्ड, ऑयल और गैस रिजर्व हैं, यह कभी रशिया का भाग हुआ करता था। 1867 से पहले पूरा अलास्का रशिया का भाग था, पर धीरे धीरे रशिया की स्थिति ऐसी होती चली गई कि उसे अपना इतना बड़ा हिस्सा औने पौने दामों पे बेचना पड़ा, जिसके बाद रशिया पूरी तरीके से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से टूट गया और अमेरिका इसको खरीदने के बाद एशिया पैसिफिक में ग्रेट पावर बनता चला गया। हालांकि यह एक दिन की बात नहीं थी। दशकों के नेगोशिएशन के बाद 30 मार्च 1867 को यह डील फाइनल हुई थी और इसे अलास्का ट्रीटी कहा जाता है। इस पर प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन ने साइन किए थे और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम स्टीवर्ड भी शामिल थे, जो कि अब्राहम लिंकन को भी सर्व करते थे। वहीं रशिया की तरफ से रशियन मिनिस्टर टू द यूनाइटेड स्टेट एडवर्ड डी शॉकेल शामिल थे और यह पूरी डील केवल और केवल $7.2 मिलियन में हो गई थी। हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा अमाउंट था, बट बाद में अलास्का में जो नेचुरल रिसोर्सेज खोजे गए उसके सामने यह कुछ भी नहीं था। पर क्वेश्चन यहाँ यह खड़ा होता है कि रशिया के लोगों ने जिस लैंड को सालों की लड़ाई और स्ट्रगल के बाद जीता था, रशिया उसको बेचने पर मजबूर ही क्यों हो गया? क्या वजह थी जो रशिया ने अपना इतना बड़ा लैंड का भाग अमेरिका को बेच दिया? इन्हीं सवालों के जवाब खोजना इस वीडियो का उद्देश्य है। Russia would lose a war to America in 6 hours, where Rogozin actually laid out all the strategic weaknesses of the Russian military. In it, we can see a billboard which reads in Russian, "Alaska is ours." The man who posted this photo claims to have seen multiple billboards like this one. रशिया कुछ सदियों पहले इतना बड़ा नहीं था जितना हम आज देखते हैं। अगर 16वीं सेंचुरी की बात करें तो उस समय यह आज के साइज का बहुत छोटा सा भाग था। धीरे धीरे 16वीं सेंचुरी के बाद रशिया ने ईस्टर्न एक्सपेंशन किया और अलास्का कैलिफोर्निया तक पहुंच गया। 1581 में हैरेट ऑफ सिविर नाम की एक साइबेरियन टेरिटरी को रशिया ने जीता और यहां से रशिया पहली बार पैसिफिक ओशियन में पहुंचा। पर उस समय पीटर द ग्रेट, जिन्होंने रशिया की नेवी बनाई थी, वह जानना चाहते थे कि इस समुद्र के पार क्या है। उन्होंने साइबेरियन सिटी ओखोस से 2 एक्सप्लोरेशन मिशन जारी किए, जिनमें से एक मिशन का हेड वीटस बेरिंग को बनाया गया था। वीटस बेरिंग वही व्यक्ति बने जिन्होंने रशिया और अलास्का के बीच के समुद्र को पार करते हुए अलास्का में अपना कदम रखा और इन्हीं के नाम के ऊपर आज भी इस समुद्र को बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। यहाँ से आगे यह एक्सप्लोर करते हुए माउंट सेंट फेलियास से होते हुए याकुटेट विलेज तक पहुंचे, बट वहां से वापस आते समय एक हादसा हो गया। एलिशियन आइलैंड्स के करीब खराब वेदर के चलते हुए इनकी बोट एक पत्थर से टकरा गई और वहां पे ही दिसंबर 1741 में बेरिंग की स्कर्वी के चलते हुए मौत हो गई। हालांकि शिप का जो सर्वाइविंग क्रू था उसने पूरी शिप को ठीक किया और सील फर, फॉक्सिस फर, इन सब को लेकर वह साइबेरिया वापस लौट गए। और इसी के चलते हिस्ट्री के इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी रशिया के लिए यह पूरा एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ी जीत थी। रशियन हंटर्स के द्वारा इस शिप में जो कार्गो लाया गया था वह बहुत ज्यादा पसंद किया गया और जिसके चलते रशिया ने अलास्का पे आधिपत्य स्थापित करने का मन बना लिया और इसी के बाद हुआ बैटल ऑफ सिटका। अलास्का के एल्यूट पीपल्स, जो वहां के नेटिव लोग थे, और रशियन के बीच में यह पूरा बैटल लड़ा गया, जिसमें रशिया के मॉडर्नाइज्ड वेपन्स के सामने वहां के नेटिव लोग जरा भी नहीं टिक पाए और इनको हराकर रशिया ने यहाँ पे रशियन अमेरिकन कंपनी की स्थापना कर दी और उसे इस पूरे क्षेत्र का व्यापार सौंप दिया। उस समय अलास्का आज की तुलना में और ज्यादा दूरस्थ इलाका हुआ करता था। वहां का वेदर भी आज से 200 साल पहले बहुत ज्यादा हार्श हुआ करता था, जिसके चलते तकरीबन 800 से ज्यादा रशियंस वहां पे कभी रहे ही नहीं और इसी के साथ साथ रशियन एम्पायर का कैपिटल अलास्का से बहुत ज्यादा दूर था। यहाँ के वेदर के चलते यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत मुश्किल था, जिसके चलते यहाँ पे सेटलर्स भी नहीं जाना चाहते थे और इसी वजह से रशिया ने अलास्का के साउथ की तरफ मूव किया, जहाँ पर 1812 में कैलिफोर्निया में रशिया का फोर्ट रॉस नाम का सेटलमेंट बनाया गया। बट यहाँ से स्थितियां लगातार बिगड़ती चली गई। अगले 3 दशकों में रशिया के एक्सप्लोरेशन को हैंडल करने वाली एंटिटी पूरी तरीके से फेल हो गई और जो भी बची कुची एंटिटी थी उसको बाद में बेच दिया गया।
और जिसके बाद अलास्का के सर्वाइवल को लेके रशिया में भी काफी सवाल खड़े होने लगे थे कि वहां पे कैसे इसकी देखभाल की जाएगी या कैसे रशिया के पावर में यह बना रहेगा, क्योंकि उस समय कनाडा ब्रिटेन एम्पायर के पास था और ब्रिटेन एम्पायर अगर अलास्का पे आक्रमण कर देता तो रशिया पे बिल्कुल पावर नहीं थी कि वह अलास्का को बचा सके। और इन्हीं सब सवालों के चलते रशिया के दरवाजे पे आ खड़ी हुई क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर के चलते रशियन इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका लगा। रशिया अपने एक्सपेंशन के लिए बाल्कन कंट्रीज जैसे कि रोमेनिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, इन सब पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उस समय ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी और उन्हें टर्की से कंट्रोल किया जाता था। रशिया का कहना था कि ऑटोमन जैसे मुस्लिम एम्पायर में रह रहे क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वह वहां पे जाना चाहता है, पर इस चीज से ऑटोमन एम्पायर जरा भी खुश नहीं था। जुलाई 1853 में रशिया ने ऑटोमन एम्पायर के कुछ हिस्से पर इन्वेजन किया, जहां पर आज का रोमेनिया बसा हुआ है, जिसके चलते टर्की से भी रशिया पे जंग छेड़ दी गई और यहीं से क्रीमियन वॉर शुरू हो गई। इस पूरी वॉर से अगर सबसे ज्यादा किन्हीं दो देशों को चिंता थी तो वो थे ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि उन्हें पता था कि रशिया अगर ऐसे ही एक्सपेंड करता रहा तो वह बाल्कन के साथ साथ ईस्टर्न मेडिटेरियन और मिडिल ईस्ट को भी जीत लेगा। रशिया जब पीछे नहीं हटा और ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता दिखाई दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ऑटोमन एम्पायर की तरफ से वॉर को डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते 1854 में सिटी ऑफ सेवास्तोपोल को सीज किया गया और 1 साल तक यह मुहिम चलती ही रही। इसी के साथ साथ 1856 तक जब तक क्रीमियन वॉर चलती रही तब तक बैटल ऑफ बेलाक्लावा और बहुत सारी छोटी छोटी वॉर साथ में होती ही रही और इन सारी ही वॉर्स में ऑटोमन और रशिया दोनों ही जान माल को लॉस करते रहे, जिसके चलते 1856 में रशिया ने टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की और इसी के साथ क्रीमियन वॉर का एंड हुआ। पर जहां एक तरफ क्रीमियन वॉर खत्म हुई, रशिया के ऊपर दूसरी तरफ उतना ही बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन आ गया और अलास्का को कैसे बचाया जाए यह क्वेश्चन और ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि उस समय देखा जाए तो रशिया को किसी भी प्रकार का अलास्का से कोई फायदा नहीं था। ऊपर से रशिया को उसे मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था और इन्हीं सब चीजों के चलते अलास्का को बेचना जरूरी हो गया था और ऑप्शंस भी कम थे। उस समय कनाडा पे ब्रिटेन का अधिकार था और रशिया क्रीमियन वॉर के बाद दोनों देशों की दुश्मनी के चलते इस हिस्से को ब्रिटेन को तो नहीं बेच सकता था। तो यहाँ पे आता है यूएसए। आज के समय में यह बात सुन के भले ही अजीब लग सकता है, बट 1800s में रशिया और यूएसए दोनों एलाइज हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर से दोनों ही देश म्यूचुअल हेट को साझा करते थे। ऐसे में यूएसए रशिया के लिए नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे परफेक्ट कस्टमर के रूप में निकल के बाहर आया। शायद यह डील बहुत पहले ही हो जाती, बट अमेरिकन सिविल वॉर के चलते और फिर क्रीमियन वॉर के चलते यह डील हो ही नहीं सकी और सिविल वॉर के एंड होते ही यूएसए जब स्टेबल हुआ तो नेगोशिएशन दोनों देशों के बीच में शुरू हो गए। रशिया की तरफ से सर्वेयर्स की एक टीम अलास्का भेजी गई, वहां के नेचुरल रिसोर्सेस और जो भी नेचुरल मिनरल्स मटेरियल्स हैं उनकी प्राइसिंग को तय करने के लिए, जिन्होंने वापस आके इस पूरे एरिया की प्राइस तकरीबन $10 मिलियन बताई। बट ज्यादातर एक्सपर्ट्स का फिर भी मानना था कि रशिया को अपना यह इलाका नहीं बेचना चाहिए और फिर सालों तक चले नेगोशिएशन के बाद $7.2 मिलियन पर यह डील फाइनल कर दी गई। और इसी डील के नेगोशिएशन के बीच 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की मौत हो गई और एंड्रू जॉनसन नए प्रेसिडेंट बने, जिनके कार्यकाल में इस डील को फाइनल किया गया। 30 मार्च 1867 को विलियम सेवर्ड ने इसको कंसीडर किया और 7.2 मिलियन में इस डील का फैसला हो गया। 9 अप्रैल 1867 को ट्रीटी ऑफ परचेस अप्रूव कर दी गई और प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन ने 28 मई 1861 को अलास्का ट्रीटी पर साइन कर दिए, जिसके बाद 18 अक्टूबर 1867 को फॉर्मली अलास्का को यूएसए को सौंप दिया गया और इसी के चलते रशिया का नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंस खत्म हो गया और अमेरिका का प्रेजेंस पैसिफिक नॉर्थ रिम तक पहुंच गया। हालांकि इस डील को कराने के लिए विलियम सीवर्ड की काफी आलोचना की गई। इस पूरी डील को स्टीवर्ट्स फॉली यानी कि स्टीवर्ट्स की नासमझी भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जमीन की कीमत चुकाई थी जिस जमीन पर कुछ पाया ही नहीं जाता है। बट बाद में यूकॉन के मेजर गोल्ड डिपॉजिट की डिस्कवरी के बाद विलियम सीवर्ड पर लगने वाले आरोप गलत साबित हुए और यही गोल्ड डिपॉजिट आज क्लॉन्डिक गोल्ड फील्ड बनने की वजह भी बने हैं।
हालांकि खरीदने के बाद 3 दशकों तक यूएसए ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया और यह जमीन मिलिट्री रूल के अंतर्गत ऐसे ही पड़ी रही और बाद में 1884 में आकर यहाँ पे एक सिविल गवर्नमेंट की स्थापना की गई और उसके बाद यहाँ पे रीजनल और माइनिंग लॉस को इम्पोज किया गया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में अलास्का की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस भी लोगों के सामने आ गई और 3 जनवरी 1959 को इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया। हालांकि यहाँ के नेटिव लोग, जिन्हें एल्यूट पीपल भी कहा जाता था, उन्होंने अपनी नागरिकता पाने के लिए यहाँ दशकों संघर्ष किया, क्योंकि इसकी जब खरीद फरोख्त की गई तो जो रशियन यहाँ पे रहते थे उन्हें तो यूएस की नागरिकता दे दी गई, बट यहाँ के नेटिव एल्यूट लोगों को किसी भी प्रकार की कोई नागरिकता नहीं दी गई। आज अलास्का यूएसए के बहुत अमीर स्टेट्स में से एक है। अलास्का में कई गोल्ड माइनर्स अपनी संभावनाएं खोजने समय समय पे जाते रहते हैं और यहाँ के क्रूड ऑयल के चलते कई शेल कंपनीज भी यहाँ पे काम करती हैं। पर मेरा मानना है कि अगर रशिया ने इसे उस अनसर्टेनिटी में यूएसएसआर के गठन तक होल्ड कर लिया होता तो आज रशिया को इसे किसी को भी बेचने की नौबत ही ना आती। पर जो बीत गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है, पर हाँ उससे सीख लेकर आगे जरूर बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद।